आज अपना टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मौसम क्या है और जलवायु क्या है। तो इनके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। वेदर की बात करते हैं अपन, मौसम की वेदर की बात कर लेते हैं। वेदर क्या है? तो वेदर क्या है? वेदर की मैं बात करूं, मौसम क्या है? तो मौसम है जो दिन में दिन वह हर घंटे चेंज होता रहता है। मौसम दिन में वह हर घंटे चेंज होता रहता है। जैसे अभी धूप है, फिर थोड़ी देर बाद ठंड पड़ जाती है, तो वो मौसम है। बादल छा जाते हैं और बरसात हो जाती है, तो वो मौसम क्या है? डे व डे और हर हावर टू हावर चेंज होता रहता है। क्लाइमेट जो है वो कई दिनों में या कई एक सिमिलर मतलब वातावरण के अनुकूल ही चेंज होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं खरीफ के लिए, जैसे शीत ऋतु आती है तो वो एक क्लाइमेट के रूप में, और बात करते हैं ग्रीष्म काल आती है, वो एक क्लाइमेट है, जलवायु है। गर्म जलवायु ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है, ठंडी जलवायु शीत ऋतु के अंदर होती है। तो ये क्लाइमेट है। मौसम की डेफिनेशन की बात करें तो मौसम की डेफिनेशन होती है किसी स्थान विशेष के वायुमंडलीय अल्पकालीन बदलाव को मौसम कहा जाता है। तो मौसम की डेफिनेशन क्या हो गई? किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन, किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन बदलाव को मौसम कहा जाता है। मौसम कहते हैं। तो किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन बदलाव को तो मौसम कहा जाता है, और किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु कहा जाता है। तो यहीं पे लिख लो क्लाइमेट की डेफिनेशन और लिख लो जलवायु की। क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या हो गई? तो क्लाइमेट की डेफिनेशन हो गई किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु कहा जाता है। तो ये तो हो गई जलवायु और मौसम की परिभाषा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन तो इनकी ये हो गई। अब बात करते हैं मौसम किस भाषा का शब्द है, जलवायु किस भाषा का शब्द है, फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है और फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है, उन सब के बारे में अभी देखते हैं अपन। तो यहां से गाइस मैं आज आपको मौसम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने बनेंगे आज की क्लास में, मैं आपको उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ाऊंगा, और यहां से सभी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहां तो मैंने डेफिनेशन की बात की क्योंकि ये डेफिनेशन क्वेश्चनों के अंदर आएगी, तो यहां अपन को डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मौसम की डेफिनेशन क्या है, जलवायु की डेफिनेशन क्या है, ये चीज अपने को यहां से क्लियर होनी चाहिए। आज अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। यहाँ पे भरपूर क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। मौसम से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज अपन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना आता है, WHO की स्थापना कब हुई? WMO की स्थापना कब हुई? तो WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो पहला क्वेश्चन आता है अपना, क्वेश्चन फर्स्ट, तो वो है WMO की स्थापना कब हुई? WMO की स्थापना कब हुई? तो WMO की फॉर्म है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन आता है 1875 में, दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास वो आता है 1950, तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास वो आता है 1900, और चौथा ऑप्शन जो आता है वो आता है 1929। तो इनमें से WMO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई?
तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी। ये चीज यहाँ अपने को क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को 1950 यहाँ इसका आंसर जाएगा। WMO की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने और मौसम और जलवायु से यहां से ही क्वेश्चन बात करते हैं 1875 की। तो 1875 में किसकी स्थापना हुई? तो 1875 में हुई IMD की स्थापना। IMD बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं अपन भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में। और 1875 में सर्वप्रथम कहां हुई? वो हुई थी कोलकाता में हुई थी। और कोलकाता से इसको ट्रांसफर किया था पुणे महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया था। और पुणे महाराष्ट्र से अभी हाल ही में इसको ट्रांसफर किया, वो क्या? नई दिल्ली के अंदर इसको ट्रांसफर किया है। तो कई एग्जामों के अंदर ऑप्शन में दिया गया है IMD की स्थापना कब हुई? तो IMD की स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। और 1875 के अंदर भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। तो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी कोलकाता के अंदर सर्वप्रथम IMD की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद इसको पुणे महाराष्ट्र के अंदर ट्रांसफर किया गया और अभी हाल प्रेजेंट में यह नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। तो ये तीनों अपने को याद रखने, क्योंकि यहां से तीनों से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्यों पूछ लेते हैं। ऑप्शन के अंदर ये दो दिए ही नहीं जाते और ऑप्शन के अंदर एक ही दिया जाता है कोलकाता, तो वहां आपने कोलकाता आंसर देना है। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये तीनों है, तो वहां अपना आंसर जाएगा नई दिल्ली, क्योंकि अभी हाल प्रेजेंट में न्यू दिल्ली के अंदर IMD भारतीय मौसम विभाग स्थापित है और इसकी सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, वो हुई थी कोलकाता में। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो यहां से क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। पहला कौन सा क्वेश्चन हो गया? तो पहला हो गया अपना WMO की स्थापना। WMO बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन बना यहां से, वो बना IMD की स्थापना। IMD क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1875 के अंदर। यहां से ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय अल्पकालीन बदलाव को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय अल्पकालीन बदलाव को क्या कहा जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन आता अपना, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा आता है, वो आता है वायुमंडलीय अल्पकालीन बदलाव को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय अल्पकालीन बदलाव को क्या कहा जाता है? तो मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। तो पहला ऑप्शन आता है, वो आता वातावरण। दूसरा ऑप्शन आता है, वो आता जलवायु, क्लाइमेट। तीसरा ऑप्शन आता है, वो आता मौसम। और चौथा ऑप्शन आता है, वो आता मानसून। तो वायुमंडलीय अल्पकालीन बदलाव को क्या कहा जाता है? मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी कि वायुमंडलीय अल्पकालीन बदलाव को मौसम कहा जाता है और वायुमंडलीय दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु कहा जाता है। तो यहां इसका आंसर हो गया मौसम। वायुमंडलीय अल्पकालीन बदलाव को मौसम कहा जाता है, लेकिन यहां आपको लिख लेना है मौसम जो है वो परिवर्तनशील होता है। मौसम है वो परिवर्तनशील होता है और परिवर्तनशील होता है मौसम। और मौसम के 30 से 33 वर्ष औसत को, मौसम के 30 से 33 वर्ष औसत को जलवायु कहा जाता है। मौसम के 30 से 33 वर्ष औसत को जलवायु कहा जाता है, या बोल सकते हैं पर लंबे समय के औसतन को, मतलब 30 से 33 वर्ष के औसतन को जलवायु कहा जाता है। मौसम जो है उसका औसत निकाले अपन 30 से 33 वर्ष का, तो उसे बोलते हैं अपन जलवायु।
बात करते हैं यहाँ मानसून की। तो मानसून क्या है? मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून है अरबी भाषा का शब्द है। मानसून यहाँ अरबी भाषा का शब्द। लेकिन बात करते, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था WMO की स्थापना। तो WMO की स्थापना एक्चुअल डेट अगर पूछ ले, एक्चुअल डेट क्या है और उसका मुख्यालय क्या है, तो बात करते हैं WMO की। तो WMO की बात कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है। आगे अगला क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आता है तीसरा। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, वो है WMO का मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय कहां स्थित है? कहां स्थित है? तो WMO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुख्यालय के ऑप्शन देखते हैं अपन। तो पहला ऑप्शन बात करते हैं अपन, वो करते हैं। पहला ऑप्शन आता है अपना ब्राजील। ब्राजील। दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है नई दिल्ली। तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है जिनेवा। जिनेवा। और चौथा ऑप्शन लिख लेते हैं, वो है कोलकाता। तो ये चार ऑप्शन हो गए। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो मैं बता दूं, जो है WMO का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा के अंदर स्थित है। और जिनेवा कहां आता है? जिनेवा आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा का मुख्यालय स्थित है। और इसकी जो स्थापना बताई थी मैंने 1950, तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 23 मार्च। अगर डेट पूछ ले, 23 मार्च 1950 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअल डेट अगर पूछ ले तो एक्चुअल डेट है इसकी 23 मार्च 1950 के अंदर WMO की स्थापना हुई थी। और WMO का मुख्यालय कहां पे स्थित है? वो है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। WMO यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, WMO का मुख्यालय कहां पे? तो WMO का मुख्यालय जिनेवा। और जिनेवा कहां पे स्थित है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट बन गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ क्लाइमेट्रोलॉजी, जलवायु के जनक। अगला क्वेश्चन आता है चौथा। तो क्वेश्चन आता है, भारतीय सस्य मौसम विज्ञान के जनक। सस्य मौसम विज्ञान के जनक। भारतीय सस्य मौसम विज्ञान के जनक कौन है? तो अभी देखते हैं। अब यहां इसको इंग्लिश में लिख लो, इंडियन एग्रो, फादर ऑफ, इंग्लिश में लिख लो इसको, फादर ऑफ इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी। तो ये इंग्लिश में अपन इसको बोल सकते हैं फादर ऑफ इंडियन एग्रो मेट्रोलॉजी। तो अपन देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है वो आता है DN बालिया। DN बालिया। दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है L रामदास। तीसरा ऑप्शन आता है वो आता कॉपन। और चौथा ऑप्शन आता है वो आता देवराज सिक्का। देवराज सिक्का। तो इसके अंदर चार ऑप्शन अपन ने दे दिए। चार ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है, अपना क्वेश्चन है, भारतीय सस्य मौसम विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय सस्य मौसम विज्ञान के जनक की बात करते हैं, भारतीय इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक है वो है L रामदास। L रामदास जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजी के जनक है। बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी के जनक कौन है? वो है DN बालिया। तो यहां ये तो हो गया अपना भारतीय मौसम विज्ञान के जनक, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक
तो ये तो हो गया एल रामदास, तो हो गया भारतीय मौसम विज्ञान के जनक। और डीएन बालिया जो है, तो डीएन बालिया है वो विश्व मौसम विज्ञान के जनक हैं। डीएन बालिया कौन है? डीएन बालिया जो है वो विश्व मौसम विज्ञान के जनक है। मौसम विज्ञान, तो विश्व मौसम विज्ञान के जनक कौन है? वो है डीएन बालिया। और भारतीय मौसम विज्ञान के जनक कौन है? वो है एल रामदास। ये 2 पॉइंट यहां से क्लियर होते हैं। विश्व मौसम विज्ञान के जनक डीएन बालिया, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक एल रामदास। 2 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन चुके हैं और 2 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको यहां याद करनी है। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन गए। अब बात करते कॉपन क्या है और देवराज सिक्का किसके जनक है? तो ये भी कोई जनक है। ऑप्शन अपने को चारों के आंसर देखने। कॉपन की बात करता हूं तो कॉपन जो है वो क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक है। क्लाइमेट के जनक, जलवायु के जनक। क्लाइमेट्रोलॉजी किसे बोलते हैं? क्लाइमेट्रोलॉजी बोलते हैं जलवायु को। जलवायु का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं क्लाइमेट्रोलॉजी। तो क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक कौन है? वो है कॉपन। क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक कौन है? जलवायु के जनक कौन है? वो है कॉपन। ये चीज यहां आपको ध्यान रखनी है। तो कॉपन क्या है? कॉपन जो है फादर ऑफ क्लाइमेट्रोलॉजी। तो यहां आप लिख लो फादर ऑफ क्लाइमेट्रोलॉजी, फादर ऑफ क्लाइमेट्रोलॉजी। फादर ऑफ क्लाइमेट्रोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ क्लाइमेट्रोलॉजी है कॉपन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कॉपन। और कॉपन से आपको एक क्वेश्चन भी याद रखना है। एक क्वेश्चन कौन सा है? जो है अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नर मुर्गे का बधियकृत नर मुर्गे को बोला जाता है कैपेन। तो यहां से आपको यह ध्यान रख लेना है, नर मुर्गे का बधियकृत नर मुर्गे को बोला जाता है, वो बोला जाता है कैपेन। और क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक कौन है? कॉपन। ये चीज 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आता है, क्योंकि अपन ने 4 ये कर लिए, 4 वो कर लिए, 8। 9वां क्वेश्चन आता है, वो आता है क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई, मंडल की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन है 12 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन आता है वो आता अपना 16 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन आता है वो अपना 18 किलोमीटर। तो मैं आपको बता दूं, ये अपनी पृथ्वी है, देख लो गाइस। ये अपन यहां देख लेते हैं। वैसे अपन थ्योरी में पढ़ेंगे इसको, लेकिन आज अपन इसको क्वेश्चन के रूप में पढ़ रहे हैं। थ्योरी में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहां से जेट के एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है, 12th क्लास के एग्जाम नजदीक आ रही है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे वो अपन यहां देख रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले देखेंगे, थ्योरी अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने लिए जेट के लिए अभी टाइम है, लेकिन 12th के एग्जामों के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो अपन क्वेश्चन ज्यादा कवर करने। तो बात करते हैं अपन यहाँ पे, ये अपनी हो गई, ये अपनी हो गई पृथ्वी, पृथ्वी से आसमान, ये अपना हो गया। तो यहां बात करते हैं, तो पहली जो परत आती है, पहला जो मंडल आता है क्षोभ मंडल, दूसरा मंडल आता है समताप मंडल, तीसरा मंडल आता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल। तो ये अपने मंडल हो गए। तो यहां लिख लो, पहला अपन लिख लो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, और यहां लिख लो अपन ये हो गया अपना मध्य मंडल। और इससे ऊपर हम इसको दोबारा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन। तो अपन देख लेते हैं पहले कि मंडल कितने होते हैं और उनको अपन कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये पृथ्वी से आसमान है, तो यहाँ कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं? तो पहला मंडल हो गया, ये हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। तो यहां लिख लो, पहला हो गया क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल,
मध्यमंडल और इधर हो गया तापमंडल। और मध्यमंडल के ऊपर पाया जाता है, वो पाया जाता है आयन मंडल। आयन मंडल। तो ये होते हैं मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर होता है वो होता है आयन मंडल। ये अपने हो गए पृथ्वी से आसमान में अपने ये क्षेत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल के अंदर क्या क्या क्रिया होती है। क्षोभ मंडल के अंदर क्रिया होती है, जितनी भी बरसात है, बादल बनते हैं, तो बादलों का बनना और बरसात का होना क्षोभ मंडल पर डिपेंड करता है। बादलों का बनना, इसमें बादल बनते हैं, बरसात होती है। क्षोभ मंडल के अंदर बादल बनते हैं, बरसात होती है। मतलब की बात करें, बादलों का बनना क्षोभ मंडल के अंदर होता है। समताप मंडल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तापमान फिक्स रहता है, समान तापमान रहता है, और इसके अंदर जो प्लेन है, प्लेन समताप मंडल के अंदर उड़ाए जाते हैं। तो प्लेन जो है, एरोप्लेन, एयर होस्टेज, एरोप्लेन जो है वो समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। यहां अपने को अब यहां देख लेते हैं, पर तापमान को भी देख लेते हैं। तो ये हो गया, अब ये हो गया तापमान। तो जैसे जैसे अपन क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा, और ताप समताप मंडल से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और समताप मंडल से और ऊपर की ओर जाएंगे मध्य मंडल की ओर तो तापमान घटेगा, और मध्य मंडल से तापमान की ओर जाएंगे, तापमंडल की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो ये अपने को रेखा याद होनी चाहिए कि क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटेगा, मध्य मंडल से क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ओर जाने पर तापमान बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो ये अपने को यहां होना चाहिए, ये अपने को पता होना चाहिए। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो होती है 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है वो क्षोभ मंडल की होती है। समताप मंडल की होती है वो होती है 18 से 50 किलोमीटर। 18 से 50 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है वो समताप मंडल की होती है। और मध्य मंडल की ऊंचाई की बात करते हैं तो वो होती है 50 से 80 किलोमीटर। 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई होती है वो होती है मध्य मंडल की। और 80 किलोमीटर से 150 किलोमीटर जो है वो है ताप मंडल की ऊंचाई। तो ये ऊंचाइयों की बात हो गई। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी हो गई, तो क्षोभ मंडल की हो गई 8 से 18 किलोमीटर। तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है, तो यहां आंसर जाएगा अपना 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। तो ये हो गया अपने मंडल। तो पहला अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। समताप मंडल की ऊंचाई होती है वो होती है 18 से 50 किलोमीटर। मध्य मंडल की ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। और ताप मंडल की ऊंचाई होती है 80 से 150 किलोमीटर। और जो आयन मंडल है इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्स रे है, यूवी रेस है, वो एकत्रित होती है। जो भी रेस है वो आयन मंडल के अंदर उपस्थित होती है। आयन जो है वो आयन मंडल के अंदर उपस्थित होते हैं। और बात करते हैं क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। समताप मंडल से मध्य मंडल की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। और मध्य मंडल से ताप मंडल की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं, इनके लिए अपन देख लेते हैं कौन सी परत किसको अलग अलग। मंडल, क्षोभ मंडल व समताप मंडल, समताप मंडल को अलग करने वाली परत का क्या नाम है, को अलग करने वाली परत, अलग करने वाली परत। तो अलग करने वाली परत का नाम है वो है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज जो है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। मतलब कि ये जो परत है इसको बोलते हैं अपन ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज। तो ये क्या काम करती है, क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करने का काम करती है, वो है ट्रोपोपोज। अगला बात कर लेते हैं समताप मंडल तथा मध्य मंडल को अलग करने वाली परत। समताप मंडल, ताप मंडल तथा मध्य मंडल को अलग करने वाली परत, मध्य मंडल को अलग करने वाली परत। तो अलग करने वाली परत है वो है मीजोपोज। मीजोपोज,
मीजोपोज। तो समताप मंडल, जो ये जो परत है समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच जो ये परत है, तो इसको अलग करने वाली ये परत क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजोपोज। मीजोपोज। बात करते हैं, अगला बात करते हैं मध्य मंडल व तापमंडल को अलग करने वाली परत। मध्य मंडल व तापमंडल को अलग करने वाली परत, तापमंडल को अलग करने वाली परत। तो मध्य मंडल तथा तापमंडल को अलग करने वाली परत को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोपोज। स्ट्रेप्टोपोज, स्ट्रेप्टोपोज बोला जाता है। तो ये जो परत है मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत है ये, तो इसे बोलते हैं अपन स्ट्रेप्टोपोज। स्ट्रेप्टोपोज। तो ये तीन परत हो गई। टीएमएस, टीएमएस के नाम से इसको ध्यान रखना। टीएमएस है क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करने वाली परत क्या है, वो है ट्रोपोपोज। समताप मंडल व मध्य मंडल को अलग करने वाली परत मीजोपोज, और मध्य मंडल व तापमंडल को अलग करने वाली परत वो है स्ट्रेप्टोपोज। ये अपने को यहाँ याद होना चाहिए, ये अपने क्वेश्चन है, ये अपने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी परत किसको अलग करती है, तो ये क्वेश्चन भी अपने को 4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन ये हो गए, 4 क्वेश्चन इसमें से हो गए, और ये क्वेश्चन हो गए। तो ये अपने को सभी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लिख लेने। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस मौसम एंड जलवायु से। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा। तो बात करते हैं ऑप्शनों की। तो पहला ऑप्शन आता है वो आता है 78.08%। दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है 20.06%, या 20.6% लिख लो, 20.6%। तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है 0.093%। चौथा ऑप्शन आता है वो आता है 0.033%। तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो सर्वाधिक मात्रा यहाँ पे क्या है, तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की 78.08% मात्रा होती है। तो ये मात्रा तो होती है नाइट्रोजन की। यहाँ मैं आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो है ये तो हो गई नाइट्रोजन की मात्रा 20.6 हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा 0.93% हो गई, आर्गन की मात्रा और 0.03% हो गई, ये हो गई CO2 की मात्रा। तो यहाँ चारों आपको याद रख लेनी है, नाइट्रोजन की क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, ऑक्सीजन की क्या है और आर्गन की क्या है। तो यहाँ से ये हो गए। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि अपन को दे दिया कि 0% को पीपीएम में कन्वर्ट करो, पीपीएम में बदलो, पीपीएम में लिखो। तो कैसे लिखेंगे परसेंटेज को, पीपीएम में कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है परसेंटेज इंटू 10,000। परसेंटेज को 10,000 से गुना कर दिया जाता है, तो अपना वो है, वो आ जाती है पीपीएम, वो आ जाता है पीपीएम में कन्वर्ट हो जाता है। परसेंटेज को 10,000 से गुना कर दिया जाता है, तो वो पीपीएम के अंदर कन्वर्ट। देख लेते कैसे, जैसे अपन बात करते हैं 0.033% है, तो इसको अपन पीपीएम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको इंटू कर दो 10,000 से, इंटू कर दो 10,000 से, तो इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 330 पीपीएम। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो गाइस आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ इसी टॉपिक से। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक शेयर पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। ओके।